नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे बाल विकास बीएलएड के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आज हम समझते हैं वंशानुक्रम के अध्ययन की विधियां और हम समझेंगे इसमें आगे वातावरण के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं वंशानुक्रम के अध्ययन की विधियां। पहली जो विधि है वंश वृक्ष का अध्ययन। तो वंशानुक्रम के अध्ययन की विधि का मतलब साफ साफ ये है कि ये वंश का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि उसके आगे आने वाली पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जुक्स परिवार का डगडेल व स्टाबुक ने अध्ययन किया कि जुक्स एक परिवार है, उसका डगडेल व स्टाबुक ने अध्ययन किया। जुक्स नामक दुराचारी व्यक्ति ने अपनी ही तरह की एक महिला से विवाह किया। वो भी दुराचारी था, उसने महिला भी दुराचारी देख लिया, वो क्या कर लिया, उसने शादी कर ली। 1720 से 1870 ईस्वी तक इस परिवार में पांच पीढ़ियों में 1000 स्त्री पुरुष पैदा हुए। 1720 से 1870 ईस्वी तक 5 पीढ़ियां बनी, जिसमें क्या हुआ, 1000 स्त्री पुरुष क्या हुए, पैदा हुए। इनमें से 440 रोगग्रस्त थे, 355 में मरे, 310 व्यक्तियों ने अनाथालयों की शरण ली, 130 अपराधी घोषित हुए। यहाँ पर 120 व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन यापन की कला सीख पाए। मतलब इतने 1000 स्त्री पुरुष पैदा हुए थे, जिसमें से केवल 120 व्यक्ति ऐसे थे जो केवल जीवन यापन की कला सीख पाए। आगे हम बढ़ते हैं कि जीवन जीवन कलाओं का अध्ययन। विद्वानों को प्राय का अध्ययन करने के लिए जीवन कथाओं का सहयोग लेना पड़ता है। इन जीवन कथाओं से किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में पता करके उसके प्रभाव प्रभाव का उस व्यक्ति पर हुई प्रतिक्रिया का अध्ययन निम्न प्रकार है। जैसे समझते हैं, ब्रिटेन में फ्रांसिस गॉल्टन ने 977 व्यक्तियों की जीवन कथाओं का अध्ययन किया। 977 लोगों के इस समूह में समाज के उच्च कोटि के व्यक्ति थे, जैसे मंत्री, न्यायाधीश, कलाकार, साहित्यकार आदि को सम्मिलित किया गया था। उसने इसी प्रकार 977 व्यक्तियों के दूसरे समूह की जीवन कथाओं का अध्ययन किया। वे सभी सामान्य परिवार से थे। पहले समूह में 977 व्यक्तियों में से 535 बुद्धिमान थे और दूसरे समूह के केवल 5 ही बुद्धिमान रिश्तेदार निकले। इस तरह से गॉल्टन ने यह तथ्य निरूपित किया कि बुद्धि का हस्तांतरण संतति दर संतति होता रहता है। आगे समझते हैं, इन सभी के अतिरिक्त बेकन, मैकाले, न्यूटन व सावरकर, कॉमन, राजेंद्र प्रसाद आदि की जीवन गाथाओं इस तथ्य को सिद्ध करती हैं कि बुद्धि वंशक्रम से प्राप्त होती है। कहना है कि बुद्धि क्या होती है, वंशक्रम से प्राप्त होती है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन भी इसी तथ्य को उजागर करता है। आगे हम समझते हैं, मार्टिन कालीकट नामक व्यक्ति के वंश वृक्ष का गार्डार्ड ने अध्ययन किया। गार्डार्ड एक सैनिक था, इसका संबंध एक मंदबुद्धि स्त्री के साथ हो गया। इस स्त्री से एक वंश आरंभ हुआ। उसने युद्ध से लौटने पर तीव्र बुद्धि वाली एक चरित्रवान स्त्री से विवाह किया। यहाँ पहली स्त्री से विकसित वंश में 480 व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिनमें 143 मंदबुद्धि, 46 सामान्य थे, 32 वैश्याएं, 24 शराबी, कम 36 क्या थे, अवैध संतान थी, 8 वैश्यालय संचालक थे, 3 मिर्गी के रोगी व 3 घोर अपराधी हुए। एक अन्य स्त्री के वंश में 496 व्यक्ति पैदा हुए, जिनमें केवल 5 ही मंदबुद्धि निकले उसमें, तथा व्यभिचारी निकले। शेष ने जीवन के हर क्षेत्र में उच्च क्षेत्र की सफलता प्राप्त की। आगे हम बढ़ते हैं, उपर्युक्त के अतिरिक्त रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन किया था। इस परिवार में पहली पत्नी, जो कि बहुत ही उच्च कोटि की थी, के वंश में सब व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे थे। रिचर्ड का संयोग वंश पुनर्विवाह एक सामान्य स्तर की स्त्री से हुआ। इसके फलस्वरूप इसका वंश भी क्या हुआ, सामान्य रहा। आगे हम पढ़ते हैं कि एक अन्य विद्वान कार्ल पियर्सन ने बेज डाइबेन गॉल्टन परिवार का अध्ययन करके ये ज्ञात करने का प्रयत्न किया कि इस परिवार के सदस्य 5 पीढ़ियों तक इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सदस्य होते रहे। उच्च प्रजाति का प्रयोग। विद्वानों ने इस विधि द्वारा चूहे, कुत्तों एवं अन्य प्राणियों पर वंशक्रम का प्रभाव जानने हेतु प्रयोग किए। कुछ प्रयोग के उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए जा रहे हैं। आगे समझते हैं कि प्रोफेसर ट्रायोन ने 1904 ईस्वी में चूहों पर परीक्षण किया। 142 चूहों पर भूल भुलैया में खाना ढूंढने पर विवश किया। इन्होंने इस प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला कि ट्रायोन ने और एक प्रयोग किया चूहों का। उन्होंने विभाजन मंद तथा तीव्र बुद्धि के आधार पर किया। ट्रायोन ने 8 पीढ़ियों तक उनका अध्ययन किया व निष्कर्ष निकाला कि बुद्धिमान वंश के चूहे कैसे हुए, बुद्धिमान हुए। आगे हम समझेंगे जुड़वा बच्चों के बारे में। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, जिसे हम बोलते हैं समान और भ्रात जुड़वा। तो समझते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इनके बारे में समझेंगे। जो हमारे आइडेंटिकल ट्विन होते हैं या समान जुड़वा बच्चे जो होते हैं, एक जैसे होंगे बिल्कुल, वो कैसे बनते हैं। तो उनका जो विकास होगा, डेवलप होगा, वो कैसा होगा, उनका डेवलप फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म। जो उनका विकास होगा, एक एग, जो एक क्या है, एक ही एग है और एक क्या है, स्पर्म है। तो इससे क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। इससे क्या फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो एक जायगोट से बनते हैं
और जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें मोनोजाइगोट कहा जाता है। अब ये बालक कैसे होंगे उसको समझते हैं। ये सेम सेक्स के मतलब ये दोनों लड़की हो सकते हैं या तो दोनों लड़के होंगे। बिल्कुल दिखने में एक जैसे हों, कोई फ़र्क नहीं होगा। सेम इनका ब्लड ग्रुप होगा, जैसे आप देख रहे हैं 2 प्यारी-प्यारी क्यूट सी बच्चियाँ हैं और 2 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं। आगे हम समझते हैं भ्रांत जुड़वा या फ्रेटर्नल ट्विन्स क्या होते हैं। जो इनका जो विकास होता है अलग-अलग इग से होगा, अलग-अलग स्पर्म से होगा। जैसे एक इग से एक स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन होगा, इधर एक इग से एक स्पर्म से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, 2 इग से 2 स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होगा। आगे हम समझते हैं कि अलग-अलग जायगोट बनते हैं। जब फर्टिलाइजेशन का अलग-अलग होगा तो अलग-अलग कैसे बनेंगे? जायगोट बनते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें डाइजायगोट कहते हैं। शकल भी अलग-अलग हो सकती है। इनकी शकल भी कैसी हो सकती है? अलग-अलग हो सकती है। लिंग भी अलग-अलग हो सकता है। एक लड़की हो सकती है, एक क्या होगा? लड़का हो सकता है। जैसे एक लड़की है, एक लड़का है। ये कैसे फ्रेटर्नल ट्विन्स के क्या है? एग्जाम्पल। एक लड़की है, एक लड़का है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे एनवायरनमेंट, वातावरण। तो वातावरण क्या है? उस चीज़ को हम समझाते हैं। पहले अपने शब्दों में समझाऊँगा, फिर आपको किताब के माध्यम से, परिभाषा के माध्यम से समझाऊँगा और आप किस तरह से अपने पेपर में लिख के आएँगे जिससे अच्छे नंबर पा सकें। आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण क्या है? वातावरण क्या है? तो पर्यावरण जीन्स को छोड़ के वह सब कुछ होता है। पर्यावरण क्या है कि जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ होता है जो व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण कैसा होता है? परिवर्तनशील है। मतलब पर्यावरण को आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे तो क्या होगा? पर्यावरण परिवर्तन होता है, तो एनवायरनमेंट बदल जाता है। इसलिए बोलते हैं पर्यावरण कैसा है? परिवर्तनशील है। अब ये बात कर रहे हैं कि शिक्षकों को एक अच्छा मानसिक वातावरण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए ताकि एक बच्चा क्या होता है? उन्नति कर सके। वुडवर्थ का कथन है कि जो जो विकास है वो क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या है? गुणनफल है। जैसे व्यक्ति क्या है? एक परिणाम है किसका? वातावरण और आनुवंशिकता के गुणनफल का क्या है? परिणाम। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि वातावरण को परिभाषित कीजिए, इसके निर्माण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो वातावरण को समझते हैं, थोड़े और शब्दों में समझते हैं कि वातावरण का वंशानुक्रम की तत्वों का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वातावरण को अपने ढंग से विद्वानों ने परिभाषित किया है। वातावरण के प्रभाव को हम यहाँ पर कुछ परिभाषाओं द्वारा समझते हैं। अगर टॉपिक आ जाता है लिखने में तो अपने शब्दों में जितना लिख सकते हैं अच्छे से लिख के आएँ और कुछ विद्वान हैं उनकी परिभाषा भी साथ में लिख के आएँ। तो बढ़ते हैं हम। जैसे वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ कहते हैं कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से क्या हुआ होता है? प्रभावित किया है। डगलस व हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों और दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और परिपक्वता पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। आगे हम समझते हैं एनोस्टी कहते हैं कि वातावरण वह हर वस्तु है। वातावरण क्या? वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? प्रभावित करती है। मतलब जीन्स के अतिरिक्त क्या करेगी? जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को क्या करती है? प्रभावित करती है। रॉस कहते हैं कि रॉस के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। आगे हम बढ़ते हैं। बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड कहते हैं के अनुसार पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? वातावरण। जिसवर्ट कहते हैं कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। आप कोई व्यक्ति है उसके चारों ओर का जो भी क्षेत्र है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी उसके आसपास है, वो सब क्या है? वातावरण जो उस पे क्या करिए? सीधा प्रभाव डालती है। आगे हम समझते हैं मानव विकास में वातावरण का वह योगदान है जो उसके अस्तित्व को प्रकट करने में उसके वंशानुक्रम का है। इस कारण से आर.एस. वुडवर्थ ने व्यक्ति के विकास के लिए कहा है व्यक्तित्व भिन्नता वातावरण के कारण पाई जाती है। ये कहना है कि व्यक्ति की जो विभिन्नता होती है वो किसके कारण पाई जाती है? वातावरण के कारण पाई जाती है। व्यक्ति समान वंशानुक्रम के होते हुए भिन्न वातावरण में रहते हैं। वंशानुक्रम में भिन्न व्यक्ति समान नहीं होते। मतलब ये कहना है कि वंशानुक्रम होता है, वंश में होता है कि व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु समान वातावरण या एक जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो वे कैसे हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। एक अन्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, वॉटसन ने इस विषय पर यहाँ तक कि कह दिया है कि वस्तुतः वातावरण की सत्ता मानने वाले विद्वान वंशानुक्रम के अध्ययन में विश्वास नहीं करते। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो वातावरण को मानते हैं, जो इन्वायरमेंट को मानते हैं, वो हेरिडिटी को इतना महत्व नहीं देते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि वंशानुक्रम का बालक पर प्रभाव नहीं पड़ता है।
वंशानुक्रम स्वयं ही वातावरण से विकसित होता है। बालक के मस्तिष्क को जॉन लॉक ने तो कोरी स्लेट के समान कहा है। कोरी स्लेट का यहाँ पर ये मतलब कि बालक का मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल कोरा कागज होता है, आप चाहें तो उस पर कुछ भी लिख सकते हो। कोरे स्लेट पर कुछ भी लिखा जा सकता है। मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों से व्यक्ति भिन्नता विकसित होती है। आगे हम समझते हैं कि उपयुक्त के अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों के वातावरण की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए कई प्रयोग किए गए। इनमें से प्रमुख प्रयोग अध्ययन का विवरण निम्नलिखित है। आगे हम समझते हैं कि यूरोप का प्रयोग कहता है कि 150 अवैध बालकों का यूरोप विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया। इन बच्चों को 6 मास की उम्र तक पालन गृह में रखा गया। इनकी बुद्धि लब्धि उच्च स्तरीय वातावरण मिलने पर 117 तक आकी गई। आगे हम समझते हैं कि फ्रीमैन कहते हैं, फ्रीमैन का अध्ययन है। फ्रीमैन ने कहा कि 71 बच्चों को 1927 ईस्वी में अनाथालय में रखा और इनकी बुद्धि का मापन पूर्व में ही कर लिया गया था कि 71 जो बच्चे थे 1927 में उन्होंने क्या किया, अनाथालय में रख दिया और इनकी जो बुद्धि थी उनको उन्होंने पहले ही क्या कर लिया था, मापन कर लिया था। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि इनकी बुद्धि लब्धि का माध्य 10.14 था, जो घरों के वातावरण का क्या था, प्रभाव था। इसके पश्चात उच्च वातावरण में उन्हें रखा गया तथा उन बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 10 तक बढ़ गई। तो ये बताना है कि जो वातावरण का होता है बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। आगे हम समझते हैं कि वातावरण के निर्माण की विधियां, कि वातावरण को आप किस तरह से निर्माण करेंगे जिससे बच्चे का उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। आगे समझते हैं कि परिवार का अध्ययन, पहली जो विधि है वो क्या है, परिवार का परिवेश। बालक के वातावरण को उत्तम बनाने हेतु पारिवारिक परिवेश में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पारिवारिक परिवेश में बालक की जरूरत के अनुसार परिवर्तन जरूरी हो जाता है कि आप बालक को अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा परिवेश देंगे तो बालक का विकास क्या होगा, अच्छे से होगा और वही प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। परिवेश का परिवर्तन, उच्च प्रकार के वंश क्रम के बालकों को अगर निम्न प्रकार के परिवेश में रखा जाए तो वह भी निम्न स्तरीय हो जाएगा। इसी तरह निम्न स्तर के बालक को अगर उच्च वातावरण में दिए जाने पर उसमें नियत दोष खत्म हो जाते हैं। आगे हम समझते हैं परिवार के सदस्यों का व्यवहार। पारिवारिक सदस्यों का बालक को उत्तम वातावरण प्रदान करने में व्यवहार महत्वपूर्ण कारक है कि आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बच्चे के ऊपर पड़ेगा। जैसे प्रेम, सहयोग, ममता, दया युक्त व्यवहार से बच्चों में क्या होते हैं, सद्गुण विकसित होते हैं और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा युक्त व्यवहार से बच्चे में क्या आएंगे, अवगुण आएंगे, सद्गुण। ठीक है। अतः इसके अतिरिक्त माता पिता को अपने व्यवहार में बालक की अवस्था और उसकी उपयुक्तता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आगे हम समझें शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। यहाँ पर वातावरण से तात्पर्य शिक्षा एवं विकास के समान समान अवसर मिलना है। उत्तम शिक्षा के द्वारा ही बालक के वंशानुगत गुणों में परिवर्तन होता है तथा उसकी शक्तियों का क्या होगा, विकास होगा। बालक को समझना, तो बालक को समझना भी जरूरी होता है कि बालक आखिर क्या चाह रहा है। उपयुक्त के अतिरिक्त बालक के वातावरण में परिवर्तन करने से पहले बालक को समझना आवश्यक है। विकास की हर अवस्था पर बालक में कुछ विशेषताएं दिखती हैं, तो इसलिए तो बाल विकास की अवस्थाएं ही पढ़ाई हमने। क्यों, क्या होगा, हर अवस्था में कुछ ना कुछ आपको विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उचित शब्दों में कहा जाए तो इन विशेषताओं के आधार पर ही बच्चे के वातावरण में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं कि बालक के समायोजन के अवसर। बालक अपने आप को कैसे एक दूसरे के साथ समायोजन करेगा, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेगा। उच्च प्रकार के वातावरण समायोजन एवं आदान प्रदान करता है। उच्च प्रकार का जो वातावरण होता है समायोजन क्या करता है, समायोजन एवं आदान प्रदान करता है। बालक के उत्तम विकास के लिए बालक को ऐसी परिस्थितियों में रखना चाहिए जिससे उससे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने तथा वातावरण समायोजन करने के क्या हो, अवसर प्राप्त हो सके। आगे हम बढ़ते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। तो जो वंशानुक्रम वातावरण का संबंध है, जो रिलेशन है इन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में, उसको समझते हैं कि व्यक्ति अथवा बालक के विकास की स्थिति का जब निरीक्षण किया जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बालक अथवा व्यक्ति के विकास पर किस तत्व का अधिक गहरा प्रभाव पड़ा है। विकास की किसी भी अवस्था में बालक की शारीरिक मानसिक तथा संवेगात्मक विशेषता की व्याख्या करने के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम व वातावरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं वंशानुक्रम एवं वातावरण शब्दों की पूर्व में विवेचना की जा चुकी है। वंशानुक्रम एवं वातावरण का परस्पर संबंध को समझाने के लिए विस्तृत चर्चा की आवश्यकता अनुभव होती है। ये विषय सदैव से ही विवादों से परिपूर्ण रहा है। वर्तमान में ये भी विवाद का विषय बना हुआ है। प्राचीन समय में ये विश्वास करता था कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में एवं उसकी कार्य क्षमता को विभिन्न ढंग से प्रभावित किया करते थे। प्राचीन धारणा को पूर्णतः नकार दिया गया और आधुनिक धारणा में पर्याप्त
परिवर्तन कर दिया गया। वंशानुक्रम एवं वातावरण को एक दूसरे का पूरक माना गया एवं इसी धारणा को लगातार बल प्राप्त हो रहा है। कई मनोवैज्ञानिक इस विषय पर एक मत नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति या बच्चे, किशोर अथवा प्रौढ़, वृद्ध आदि अपने अनुसार जो कुछ भी करता है या अनुभव करता है, वह वंशानुक्रम के कारण, कारकों तथा वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक संबंधों का क्या होता है, परिणाम होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के विषय में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर भी बालकों में विभिन्नता विद्यमान रहती है। बालकों के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। इन धारणाओं एवं परीक्षणों के आधार पर ये विश्वास को दृढ़ता प्राप्त होती है। इसके संबंध में क्रो एवं क्रो कहते हैं कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम न केवल वातावरण से होता है। ये कहना है, क्रो एंड क्रो का कहना है कि व्यक्ति का जो निर्माण है वो केवल ना तो वंशानुक्रम से हो सकता है, ना ही केवल वातावरण से हो सकता है। वास्तव में वह जैविकीय और सामाजिक विरासत के एकीकरण की क्या है, एक उपज है। क्या है? एक उपज है। आगे हम समझते हैं बाल विकास पर वातावरण और आनुवंशिकता का क्या प्रभाव होता है, इसको समझते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया में विभिन्न कारकों का समावेश होता है जो बाल विकास क्रम को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले साधारण कारक जैसे वंशानुक्रम और वातावरण बाल विकास को प्रभावित करता है। जनसंचार जो मीडिया है वो भी बाल विकास को प्रभावित करेगी। पोषण, किस तरह से आप बच्चों को पोषण दे रहे हैं वो भी बच्चों को प्रभावित करेगा। बाल पोषण अभ्यास, भाई बहन एवं साथी समूह, जो उसके साथी समूह है किस तरह से वो रह रहा है अपने साथी समूह के साथ तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बच्चे पे पड़ेगा। और शिक्षण आदि होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारक स्वतंत्र रूप से बाल विकास पर प्रभाव डालते हैं तथा कुछ पारस्परिक अंतःक्रिया से विकास को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त कारकों से वंशानुक्रम एवं वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वस्तुतः उपर्युक्त कारकों के अध्ययन से पूर्व वंशानुक्रम एवं वातावरण कारक जो कि बच्चे के भूत और भविष्य का क्या करते हैं, निर्माण करता है, का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः हम उपरोक्त कारकों के अध्ययन द्वारा वंशानुक्रम तथा वातावरण कारक का विस्तृत अध्ययन यहाँ करेंगे। तो ठीक, क्लास खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।